हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक सर्कुलर मोशन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि सर्कुलर मोशन बेसिकली तीन जगह आता है। एक आपका अभी जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अभी हम लोग पूरा जो है काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स कहने का मतलब मोशन के इफेक्ट के बारे में। तो अभी हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स आएगा, जो कि हम लोग न्यूटन्स लॉ में ही पढ़ेंगे। वर्क पर एनर्जी में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो लास्ट पार्ट है वो रोटेशन है। तो इस तरह से हम लोग पूरे सर्कुलर मोशन को तीन तरीके से डिवाइड कर चुके हैं। एक आपका हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दूसरा हो गया आपका डायनेमिक्स, जो कि आप न्यूटन्स लॉ वगैरह में पढ़ेंगे, और तीसरा अगर बोला जाए तो सर्कुलर मोशन आप समझिए कि रोटेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा एक बात जान लें कि सर्कुलर मोशन में जो टर्म्स आने वाले हैं, जिस तरह से हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, तो उसी तरीके से सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में भी कुछ वैसे ही टर्म आने वाले हैं। तो आपका अगर जो फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से आपने पढ़ा लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना एंगल कोई पार्टिकल घुमा, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ऐसे से घूम रहा है वो एक तरीके से। वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, क्लॉकवाइज ही घूम सकता है, लेकिन अभी मैं ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज सपोज। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो वो स्टार्टिंग का पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो पे सपोज कीजिए यहाँ है, और टी इज इक्वल टू किसी भी टाइम टी डैश पे यहाँ चला गया, तो वो एंगल कितना घूमा उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगल कितना घूमा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसको हम लोग डेल्टा थीटा से बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जाता है। हम लोग इसका डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज में घुमा है या एंटी क्लॉकवाइज में। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल घुमा है उसने एंटी क्लॉकवाइज में। आपका थीटा फाइनल जो है फाइनल पोजीशन आप देखिएगा। अगर मैं थीटा फाइनल को डायग्राम में दिखाऊं तो हम लोग थीटा फाइनल को बोल सकते हैं ये वाला पोजीशन। ये पूरा एंगल जो हो जाएगा थीटा फाइनल हम बोल सकते हैं। हम लोग इन जनरल जो है एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है। तो वो थीटा फाइनल आपका हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल आप देखिएगा तो होगा क्या, थीटा इनिशियल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा इनिशियल। तो जो डेल्टा थीटा हो गया है फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा। तो जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है। तो याद रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको एक एक्सियल वेक्टर के बारे में बताया था। तो एक अगर ये पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है, इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग इसमें यूज करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड होता है आपका। और कभी भी आप अगर तो एंटी क्लॉकवाइज में बता दूं कि कोई भी वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। अगर वही कोई भी वेक्टर क्लॉकवाइज घूमेगा उसका अगर सेंस क्लॉकवाइज रहेगा डिस्प्लेसमेंट के मामले में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोलेंगे। और इनवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो इनवर्ड मतलब हो, क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनवर्ड, और इनवर्ड का मतलब आपका हम लोग ये बोले एक तरीके से, आप क्या बोलिएगा इसको, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन। आपको पता है कि हम लोग एक्स एक्सिस इधर लेते हैं, वाई एक्सिस आपका अपवर्ड लिया जाता है, जेड एक्सिस इस तरह से लिया जाता है। तो इनवर्ड मतलब हो गया नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है। आउटवर्ड का मतलब हो गया पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और इन हम लोग यही बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉक अगर
अगर कोई भी चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो आउटवर्ड है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इनवर्ड। एक बार फिर से आपको डिसाइड करवा दूँ कि हम लोग कैसे आउटवर्ड इनवर्ड इसको बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप याद कीजिए कि कोई भी अगर कैप को, कोई भी अगर ढक्कन को आपको खोलना होता है तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब उसको घुमाते हैं तो किधर खुलता है, वो बाहर की तरफ खुलता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर हो गया। ठीक है। वही अगर आपको ढक्कन को बंद करना होता है तो आप किधर घूमते हैं, क्लॉकवाइज की तरफ उसको घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो ढक्कन किधर आता है, अंदर बंद होता है एक तरीके से। या स्क्रू आपको खोलने का हो, अगर कोई भी आप स्क्रू देखेंगे तो अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो खुलता है, बाहर की तरफ आता है। क्लॉकवाइज आप उसको घुमाते हैं तो क्या होता है कि अंदर की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग का रोटेटिंग वेक्टर जो कि एक्सियल वेक्टर है उसका हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो जो आपका इस केस में हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आप डायरेक्शन आउटवर्ड है इनवर्ड है वो डिसाइड कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग रोटेटिंग वेक्टर है, इसको दिखाने के लिए हम लोग एक्सियल वेक्टर का यूज करते हैं। अगर बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा ओमेगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। जिस तरह से क्या होता है डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। इसका भी सेंस वही है कि पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हो गया ये आउटवर्ड, क्लॉकवाइज में अगर है तो घूम रहा है तो क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोलेंगे। चलिए हम लोग अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, तो जो अल्फा का वैल्यू होता है वो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो उसका बोल देंगे अल्फा। अब वो है कि अल्फा का सेंस थोड़ा पता करना मुश्किल है कि सपोज कीजिए कि पार्टिकल का ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, साथ ही साथ ओमेगा इसका बढ़ रहा है। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है और उसका अल्फा अगर उसका अगर ओमेगा सॉरी उसका अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है। याद कीजिए हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम कब बोला करते थे, जब स्पीड बढ़ता था। तो यहाँ भी अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है और साथ ही साथ उसका ओमेगा बढ़ रहा है, उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है एंगुलर स्पीड, तो हम लोग बोलेंगे कि अल्फा का भी डायरेक्शन सेम है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। और वही अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन इसका ओमेगा जो है उसका स्पीड जो है वो कमते जा रहा है, तो कमते जा रहा है करने का मतलब क्या होगा कि अल्फा अपोज उसको अपोज कर रहा होगा। तो हम लोग अल्फा का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा के बेसिस पे नहीं डिसाइड करेंगे, बल्कि डिसाइड करेंगे कि वो ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, अगर अपोज कर रहा है तो ओमेगा क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका तीन टर्म्स हो गए, जिस तरह से हम लोग का लीनियर मोशन में था डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था और एक्सेलरेशन था, यहाँ पर सारे के साथ एंगुलर अब नाम ऐड हो चुका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली हम लोग दो पार्ट में सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे, एक आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म और एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म करने का मतलब उसमें एक कांस्टेंट रेट से वो घूमते रहेगा किसी सर्किल को, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हम लोग अगर यूनिफॉर्म देखा जाए तो ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रेट से वो घूमते रहेगा। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट का होगा, इक्वल होगा। जिस तरह से वेलोसिटी कांस्टेंट था तो इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, सेम। तो ओमेगा आपका यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चलिए हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं एंगुलर क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज में। यहाँ हम लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इस डेरिवेशन में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, रिलेशन बिटवीन, हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है। तो हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं।
मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। तो सपोज कीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, t इज इक्वल 0 पे पॉइंट यहाँ है पार्टिकल, और वो धीरे धीरे घूमते घूमते यहाँ से यहाँ चला गया किसी टाइम t पे, तो ये उसका हो गया फाइनल पोजीशन। ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन। इसको हम लोग एक तरीके से पोजीशन वेक्टर नाम दे सकते हैं। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट P मानते हैं एट टाइम t पे, एट टाइम t पे वहाँ हो गया, ठीक है। तो आपको अगर लिखना हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। ओमेगा होता क्या है कि पर यूनिट टाइम में कितना एंगल वो घूमता है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिराइव करते हैं। ड्राइव इस तरह से करें कि आपका सिचुएशन ये हो चुका है कि पार्टिकल जो है, मैं इसको थोड़ा बचा के रखूं डायग्राम को, कि पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है आपका, ये जो थीटा हो गया है आपको पता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है आर। मैंने आपको बता रखा है कि शुरुआत में हम लोग यहाँ रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी में। तो लीनियर क्वांटिटी में आपका आता है पोजीशन, फिर आता है आपका वेलोसिटी, और फिर आता है एक्सेलरेशन। तो इन सारे क्वांटिटीज में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी position is written as, हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का r है कैपिटल R, जो कि रेडियस है इसका, जो कि सर्किल का क्या है, रेडियस है। तो इसका जो x कंपोनेंट हो जाएगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं उसका लेंथ r है, तो x कंपोनेंट है आपका r cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r sin थीटा। तो लिख सकते हैं जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो r cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। थीटा का वैल्यू क्या है वहाँ से, ओमेगा टी। तो r cos थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा आपका r sin थीटा, सॉरी एक ही साथ हम लोग लिखते चलते हैं, तो r sin ओमेगा टी जे कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ओके, चलिए हम लोग का एक काम हो गया। अब पोजीशन किसी भी टाइम पे ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका ये आपका आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसका पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। अब हम लोग टू फाइंड वेलोसिटी, हम लोग टू फाइंड वेलोसिटी अब हम निकालने वाले हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि v इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डी आर बाई डी टी। अब आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा आना पड़ेगा, इसमें हम लोग आउटसाइड इनसाइड रूल यूज करेंगे। तो आर कॉस का पहले डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, अंदर जाइएगा तो ओमेगा मिलेगा आई कैप, फिर आप लिखिएगा दूसरे टर्म को आर, ये साइन का जो डिफरेंशिएशन है हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा व्हाट, इट्स जे कैप। तो ये आपका स्पीड हो गया। अब आपको स्पीड का थोड़ा अरेंजमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो जो स्पीड का जो वैल्यू है, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका हम लोग बोलेंगे आर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी व्हाट, सॉरी जे कैप, कॉस ओमेगा टी हम लोग बोल सकते हैं जे कैप। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी का हम लोग एक पता हम लोग को ऐसे याद नहीं रखना है, हम लोग को याद करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका डायरेक्शन कितना होगा। तो अगर हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड ऑफ वी, मतलब जो कि स्पीड हो गया, हम लोग इसको स्पीड एक तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग स्पीड बोला जाए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ वी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आर ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, तो आप इसको आर ओमेगा को बाहर रखिए। और जो आपका आई कैप जे कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था आपको पता है, माइनस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस कॉस व्हाट ओमेगा टी का स्क्वायर। आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, तो उसको आप करेंगे तो जो स्पीड जो आ जाएगा v का मैग्नीट्यूड
हम लोग वेक्टर साइन को हटाकर मॉड को हटा सकते हैं, तो आपका आर ओमेगा आ जाएगा, या ओमेगा जो भी आप बोलिए। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। तो एक बात आप चेक कीजिएगा, ये आपका स्पीड हो गया। एक बात आप चेक कीजिएगा कि जब आप निकालेंगे v डॉट आर तो आपका ज़ीरो आएगा। v डॉट आर ज़ीरो आने का मतलब क्या, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूं कि v डॉट आर कैसे निकलेगा। ये आपका आई के साथ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आएगा। आप कैपिटल अगर तो कॉमन लीजिए, तो आपका जो आने वाला है माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और फिर इसको और इसके साथ जाएगा, तो आप बोलिए कि प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो एक तरीके से दोनों का जो ऐड किया तो जीरो आ जाने वाला है। तो जीरो का मतलब आप बोल रहे हैं क्या कि आपको पता होता है कि जीरो कब आता है डॉट प्रोडक्ट। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज v इज परपेंडिकुलर टू r। हम लोग एक मिनट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि hence we can say since hence जो आपका हो जाएगा v इज परपेंडिकुलर टू r। अब v इज परपेंडिकुलर टू r कहने का मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी है वो कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। टेंजेंशियल डायरेक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि इसको मैं दिखा दूं तो रेड जो पोजीशन वेक्टर हो रेडियल में है, तो वेलोसिटी एक तरीके से इधर इस डायरेक्शन में रहेगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन। और वो बात सही भी है। मैंने भी आपको एक बात बताया था कि अगर कभी भी आपको पाथ पता हो तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो टेंजेंट होता है वो देता है आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो एक तो बात तो आपको पता है कि ऐसे घूम रहा था वो, तो यहाँ पर घूम रहा था, तो इस पॉइंट पे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रहा हो, तो यहाँ से ऐसे अगर जा रहा हो तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन होगा, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो उसी को हम लोग फॉलो करते हुए बात बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होता है हमेशा सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या होगा आपका, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ओके, चलिए अब हम लोग तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को कि फाइनल जो कंक्लूजन आ चुका है कि जो स्पीड हो गया वो हो गया आर ओमेगा, एंड डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट टू द पॉइंट। तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, या टेंजेंट टू द पॉइंट रहेगा। अब आते हैं हम लोग, वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। हम लोग का थर्ड पॉइंट है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का बात करें तो ए आपको पता होता है क्या होता है, डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे आपका एक्सेलरेशन आने वाला है। तो आपको वेलोसिटी अगर देखा जाए तो आपने वेलोसिटी देख रखा है कहाँ पर है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो आपका आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, आर ओमेगा ऑफ साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाए आपका कॉस हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी इंटू आपका जो फिर से आप अंदर डिफरेंशिएट किए तो ओमेगा हो जाएगा आई कैप, फिर आपका कॉस का डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म आप देख सकते हैं, सेकेंड टर्म आपका यहाँ है, तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, जे कैप। तो आप दोनों को एक साथ कीजिए तो जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आप लिख सकते हैं इसको ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। एक बात मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा आप लिखिएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, प्लस फिर आप लिखिएगा आर साइन ओमेगा टी क्या, जे कैप। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन आ चुका है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर, दैट वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। मीन्स यू कैन सी हियर द पोजीशन वेक्टर वाज दिस मच, राइट। तो जो पोजीशन वेक्टर आप देख सकते हैं आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी क्या है, जे कैप। तो वहाँ से यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करें तो पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए इज टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेंटर एंड अलोंग रेडियस।
अलॉन्ग क्या है, रेडियस। और इसी कारण से जो है हम लोग बोलते हैं इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन। तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू हो गया। हम लोग यहाँ बोल सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं, हैंस इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और व्हाट, रेडियल, इट विल ऑल्सो कॉल रेडियल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों कारण से, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग होता है और सेंटर के तरफ होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए तो मॉड ऑफ ए जो हो जाएगा वो हम लोग बोल सकते हैं, या सिंपली ए, वो हम लोग बोल सकते हैं ये मॉड ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, करेक्ट। तो ओमेगा तो एक मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर तो मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। जो आपको पोजीशन वेक्टर आप डायग्राम में देख सकते हो उसका वैल्यू जो है रेडियस के बराबर है। तो जो ए का वैल्यू है वो रहता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, या क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो हम लोग फाइनली कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन हो चुका है, हम लोग यहाँ पर एक्सेलेरेशन हम लोगों ने शुरू किया था, तो जो एक्सेलेरेशन हो चुका है वी कैन से अबाउट इट, द फाइनल कंक्लूजन इज दैट एक्सेलेरेशन जो होगा टुवार्ड्स सेंटर होगा एंड इट विल बी टुवार्ड्स अलोंग द रेडियस, इट विल ऑल्सो अलोंग द रेडियस एंड टुवार्ड्स द सेंटर। इसका जो मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर। एक बात और मैं आपको बता दूं, हम लोग यही बोल सकते हैं कि सिंस v इज इक्वल टू आपका ओमेगा इंटू आर है, तो यहाँ से हम लोग ओमेगा का जो वैल्यू बोल सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, v बाई आर। यहाँ से हम लोग ओमेगा वैल्यू क्या बोल सकते हैं, v बाई आर बोल सकते हैं। तो उसका वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो एक तरीके से आपके काफ़ी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जो एज हो जाएगा एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसा भी नाम दे सकते हैं, ए आर नाम दे सकते हैं, फॉर ए आर इज फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं ऐसा नाम क्यों दे रहा हूँ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ए रेडियल या ए सी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल। तो ए आर का जो वैल्यू हो जाएगा, एक तो आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, इसको हम लोग एक ओमेगा आर को हटाकर एक बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग वी का वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा आर, तो एक वैल्यू यही बोल सकते हैं ओमेगा इंटू वी आप बोल सकते हैं, या वी ओमेगा, या यही बोल सकते हैं अगर आप ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा वी बाई आर का स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू इंटू आर। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एक तरीके से वी स्क्वायर बाई आर। तो फाइनली आपका जो ए का वैल्यू हो गया ए आर का, हम लोग बोल सकते हैं वी हैव ओमेगा स्क्वायर आर और वी कैन हैव वी स्क्वायर बाई आर, जब आपका वी दिया हो या ओमेगा इंटू वी। तो आप तीनों में से कोई एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन कैसे हुआ, बस हम लोग को वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें आ गई। अब देखिए कंक्लूजन क्या आता है कि इस केस में जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है, मैं आपको एक बात समझा दूँ, यहाँ पर कुछ समझने वाली बातें हैं। यहाँ पर एक्सेलेरेशन के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल पता चलेगा कि इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलने वाला है। इक्वल इंटरवल में क्या चलने वाला है, इक्वल डिस्टेंस चलने वाला है। तो इसमें सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होता है। कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं, कंक्लूजन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कंक्लूजन ये होता है कि इस केस में स्पीड जो आपका विल बी कांस्टेंट और उसका जो वैल्यू है ओमेगा इंटू क्या है आर। ओमेगा तो आपका कांस्टेंट है, रेडियस तो आपका कांस्टेंट है, तो स्पीड विल बी कांस्टेंट एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये बात सही है। वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज ऑफ, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन,
चेंजिंग डायरेक्शन, जो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसी कारण से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक और बात, तो अब देखिए कि यहाँ पर जो एक्सलेशन एक्सलेशन तो होगा, क्योंकि एक्सलेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो एक्सलेशन को हम लोग अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी तो आपका चेंज हो ही रहा है। यहाँ पर देखिए तो पार्टिकल ऊपर जा रही है, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे जा रही है, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे जा रही है। हर जगह आप देखिए तो जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होते रहा है। इट विल कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक्सलेशन जो है, ये भी हम लोग को पता चला कि एक्सलेशन जो है वो सेंटर की तरफ है, जिसको हम लोग ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं। तो हम लोग ये कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि देखिए एक्सलेशन जो है हमेशा सेंटर की तरफ है। या आप यहाँ देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो एक्सलेशन का डायरेक्शन है, ए रेडियल का जो डायरेक्शन है, हमेशा उस सेंटर की तरफ। मैंने पहले ही प्रूव कर रखा है कि जो एक्सलेशन है वो हमेशा पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में। आपको फिर से एक बार दिखा दूं, बहुत लोग को हजम करने में बात दिक्कत होती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो एक्सलेशन आप देख रहे हैं, जो एक्सलेशन आपका आया है, ये एक्सलेशन में माइनस लगा हुआ है। माइनस लगे रहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ आर पोजीशन वेक्टर होगा। और पोजीशन वेक्टर तो आपको पता है कि हमेशा सेंटर से हम लोग ले रहे हैं, तो सेंटर से तरफ ले रहे हैं तो आउटवर्ड रेडियस के डायरेक्शन में है। लेकिन जो अगर माइनस आप लगे तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जो एक्सलेशन है, एक्चुअली एक तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सलेशन जो है ए रेडियल, इट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी जो है अगर एक्सलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में दैट एक्सलेशन विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। लिसन केयरफुली, आई एम सेइंग दैट if the acceleration is perpendicular to velocity, like in this case, so in that case what will happen, it will only be responsible for changing the direction of velocity but not its magnitude। और बात सही भी है, बात बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा सही मैं बोल रहा हूँ कि सोचिए कि अगर आपको कोई वेलोसिटी होता था, पार्टिकल ऐसे जा रही है, तो इस केस में एक्सेलेरेशन ऐसे हुआ करता था वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो क्या ये कभी इसका डायरेक्शन चेंज करता था, बिल्कुल कभी नहीं करता था। वन डायमेंशनल मोशन में एक्सेलेरेशन जो है कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करता था। पार्टिकल हमेशा इधर जाती थी इधर जाती। इसको मैं डायरेक्शन नहीं मान रहा हूँ। मैं डायरेक्शन कहने का मतलब अपने पाथ से ट्विस्ट होना, एक लाइन के लॉन्ग नहीं मूव करना। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन लीनियर हो, तो उस केस में हमेशा जो है इसका एक्सेलेरेशन जो होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी नहीं चेंज करेगा, बस उसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट करेगा। बस उसका क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी ऐसे हो, एक्सेलेरेशन ऐसे हो, तो उस केस में डायरेक्शन का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन ये बात उससे है कि आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा। मैं कहने का सेंस कर डायरेक्शन इन द सेंस आई एम सेइंग दैट इट विल नॉट चेंज इट्स ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ बेसिकली एक तरीके से। ये अपने पाथ को, ये जो है एक्सेलेरेशन जो है अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा या अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो उस केस में जो है एक्सेलेरेशन इसके पाथ को ट्विस्ट नहीं करेगा, बस उसका स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहेगा। तो सेम बात यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन एक्चुअली वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलेरेशन ऐसे है। इस केस में क्या करेगा, यहाँ पर अगर होगा पार्टिकल तो उस केस में इसको ऐसे लेना चाहेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तो उसका वेलोसिटी जब ऐसे हुआ तो फिर से एक्सेलेरेशन बोला कि नहीं मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लूँगा, तो फिर से इसने चेंज कर लिया। तो फिर से पार्टिकल कहा कि फिर से मैं चेंज हो जाता हूँ, तो यहाँ आ गया। फिर से पार्टिकल यहाँ आ गया तो फिर से एक्सेलेरेशन बोलता है कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमेशा जो है एक्सेलेरेशन एक तरीके से, वेलोसिटी अब यहाँ आ गया, एक्सेलेरेशन फिर से आपका यहाँ आ गया, तो हर टाइम पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करते रहा है। तो उस केस में वेलोसिटी अपना क्या कर रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज कर रहा है। वेलोसिटी जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, न कि अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर पा रहा है। क्योंकि वेलोसिटी जो एक्सेलेरेशन है वो कभी इसके डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है। वेलोसिटी कभी डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है। अब वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा। सो हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंस, ओके वी जस्ट इरेस्ड एवरीथिंग आई थिंक, हाँ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंस ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हेंस
it will only able to change its direction but not magnitude, ठीक है, of velocity, which is also called in bracket we can call it a speed। मतलब हम लोग का कंक्लूजन ये हुआ कि अगर एक्सलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा। इस केस में क्या करेगा, अपने उसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। और ये भी बोल सकते हैं हम लोग कंक्लूजन में निकाल कर कि अगर एक्सलेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, मतलब लीनियर हो, तो उस केस में एक्सलेशन जो है वो स्पीड को चेंज करेगा। उस केस में क्या करेगा, हम लोग स्पीड को एक्सलेशन चेंज कर देगा। तो इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू करने वाले हैं, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग इन सारे जो भी बात हम लोगों ने अभी कंक्लूजन में निकाला उसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो तब तक के लिए बाय बाय।